नमस्कार देवी और देवता, मैं जीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल कंप्यूटर वहां पर। एंगुलर में हम लोग स्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। पिछली कुछ वीडियोस में हमने जाना कि स्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स कैसे बनाते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग एक और स्ट्रक्चर डायरेक्टिव बनाने वाले हैं जिसका नाम रहने वाला है रेंज स्ट्रक्चर डायरेक्टिव, जिसकी मदद से आप कुछ नंबर्स के बीच में रेंज जनरेट कर सकते हो। NG4 जैसा ये रहने वाला है। और अगर अभी तक आपने स्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स की मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा जरूर जाके देखें, क्योंकि हमने उसके अंदर जाना कि ग्रामर क्या होती है, माइक्रो सिंटेक्स क्या होता है, वही सब चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग इसमें करने वाले हैं। आइए चलते हैं और बनाते हैं रेंज स्ट्रक्चर डायरेक्टिव। रेंज स्ट्रक्चर डायरेक्टिव जो हम लोग बनाने जा रहे हैं वो NG4 जैसा ही होगा, बस डिफरेंस ये रहेगा कि इसको हम दो नंबर्स पास करेंगे, उसके बीच में रेंज जनरेट करेगा और बाकी जो बिहेव है इसका NG4 जैसा ही होगा हमारे पास। ऐप वाला जो हमारा फोल्डर है यहीं पर मैं एक फाइल बनाता हूँ, एक डायरेक्टिव फाइल जिसका नाम रखेंगे रेंज डायरेक्टिव.ts। इसके अंदर क्लास बना लेते हैं और इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं रेंज डायरेक्टिव। इस क्लास को डेकोरेट भी कर देते हैं डायरेक्टिव डेकोरेटर से, और एंगुलर कोर में से डायरेक्टिव को हम लोग बुला लेते हैं जो डेकोरेटर हमारा है। सिलेक्टर जो रहेगा इसका नाम हम लोग रखेंगे रेंज, कि ये एक एट्रीब्यूट होगा रेंज वाला। जब भी ये स्टार के साथ लगा हो तो स्ट्रक्चर डायरेक्टिव बन के आप अप्लाई हो जाना उसके ऊपर। कंस्ट्रक्टर में दो चीज़ें हम लोग लेंगे जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, एक तो टेम्पलेट और दूसरा कंटेनर यानी कि व्यू कंटेनर रेफरेंस। ये टेम्पलेट रेफरेंस और व्यू कंटेनर रेफरेंस दोनों में एंगुलर कोर में से बुला लेता हूँ। इसको कर देते हैं टेम्पलेट। कॉन्टेक्स्ट अभी हमारा कुछ भी नहीं है, मैंने बनाया नहीं है। कॉन्टेक्स्ट हम अभी पास करेंगे। अब हम लोग लेंगे एक इनपुट प्रॉपर्टी, क्योंकि उसी के अंदर वो नंबर सेट होंगे, दो नंबर जिसके बीच में हमें रेंज जनरेट करनी है। और जब भी वो नंबर सेट होंगे या रीसेट होंगे, चेंज होंगे, तब मुझे क्या करना है, अपना व्यू क्रिएट करना है। लूप चला के वो जो भी जनरेट करने व्यूज वो बनाने हैं। तो इधर आते हैं, कंस्ट्रक्टर से पहले एक इनपुट प्रॉपर्टी ले लेते हैं और इस इनपुट प्रॉपर्टी का नाम क्या रहेगा, रेंज इन। प्रॉपर्टी का नाम इन है। रेंज मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमें पता है सिलेक्टर प्लस पास्कल केस में हमें यूज करना पड़ता है, क्योंकि एंगुलर जो है इसको इनपुट प्रॉपर्टी पास करेगी इसी कन्वर्जन के थ्रू की सिलेक्टर प्लस पास्कल केस में इनपुट प्रॉपर्टी का नाम। ये एक सेटर होगा, सेटर लेंगे हम लोग इसको, और इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एक टपल आएगी। वो टपल क्या होगी, रेंज के बारे में वो टपल होगी। इसको मैं कह देता हूँ नंबर होगा, कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है और दूसरा जो आपका एंडिंग नंबर है वो क्या है। तो एक एरे की फॉर्म में मैं इसको भेजूंगा। यहाँ पे डिस्ट्रक्चर भी कर लेते हैं हम लोग कि स्टार्ट और एंड रेंज टपल में से। इसको मैं लेट ले लेता हूँ क्योंकि कुछ चेंजेस भी करने होंगे हमें, जैसे कि हमें स्टार्ट को कन्वर्ट करना होगा नंबर में, एंड को भी कन्वर्ट करना होगा नंबर में। हो सकता है कि स्ट्रिंग भी भेज देना, ये भी चीज़ है, इसलिए मैं कन्वर्जन यहाँ ले रहा हूँ। एक कंडीशन ये भी लगा लेते हैं कि इफ़ अगर मेरा एंड जो है वो स्टार्ट से कम है तो मैं क्या करूँगा, एंड को इक्वल कर दूंगा स्टार्ट से। रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूँ ताकि ऐसा ना हो ना कि हम लोग कुछ ऐसी वैल्यूज भेज दें जो एंड ज़्यादा बड़ा हो लेकिन स्टार्ट छोटा हो। लूप चलाएंगे, सिंपल फॉर लूप चला लेते हैं। लेट आई इक्वल टू, हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। आई लेस देन हम लोग करेंगे एंड तक, और आई में इंक्रीमेंट हम लोग करते रहेंगे। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, एक एरे ले लेते हैं जिसके अंदर वो नंबर्स हम लोग क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे उस रेंज के जो नंबर्स होंगे, क्योंकि उसी के बेस पे फिर लूप चला के बाद में व्यूज़ भी जनरेट करने हैं। तो प्राइवेट यहाँ पे ले लेते हैं नंबर्स। इफ़ से पहले हम लोग ये भी करेंगे कि रीसेट जब भी ये चीज़ होगी तो नंबर्स इक्वल टू ये वाला जो है ब्लैंक एरे हम लोग क्रिएट कर देंगे। जब भी रीसेट होंगे ना, वैल्यू सेट और रीसेट, तो हम नंबर्स का जो एरे वो ब्लैंक कर देंगे। फिर इसके बाद कुछ नहीं करना, नंबर्स में हम लोग पुश कर देंगे किसको, आई को हम लोग पुश कर देंगे। देन इसके बाद ये जब सारा काम हो जाएगा तब मुझे व्यू क्रिएट करना है ना, जो भी टेम्पलेट होगी इसको बार बार जनरेट करना, ताकि अगर 10 नंबर है तो 10 बार वो मेरा लूप चलेगा ना, तो 10 व्यूज़ मुझे बनाने हैं। तो उसके लिए यहाँ पे फंक्शन कॉल कर देंगे दिस डॉट रेंडर टेम्पलेट। ये रेंडर टेम्पलेट फंक्शन भी बनाते हैं। रेंडर टेम्पलेट में सबसे पहला काम तो क्या करना है कि अगर आपके पिछले कुछ व्यूज़ हैं तो वो क्लियर कर देंगे हम लोग, कि वो जो व्यू कंटेनर है उसको खाली रखेंगे पहले हम लोग। ऐसा भी हो सकता है ना कि हमने पहले से ही कुछ नंबर जनरेट करे थे और उसके व्यूज़ बने हुए थे, तो जब दोबारा दूसरे नंबर सेट होंगे, दूसरी रेंज आएगी, तो पिछले वाला क्लियर करना है, इसलिए खाली कर रहा हूँ उसको मैं। फिर यहाँ पे कहूँगा दिस डॉट जो कंटेनर है उसमें क्रिएट करो एम्बेडेड व्यू, लेकिन ये मुझे बार बार करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस सारी चीज़ को दिस डॉट नंबर्स डॉट फॉर ईच, जो नंबर्स थे उसके लिए मुझे काम करना है। और इसके अंदर यहाँ पे मैं कॉल करूँगा क्रिएट एम्बेडेड व्यू। और ब्लूप्रिंट क्या है मेरा, ये टेम्पलेट रही, इस टेम्पलेट के व्यूज़ बनाने हैं। मतलब टेम्पलेट तो क्या होता है, ब्लूप्रिंट ही होता है, तो उसी के बार बार व्यूज़ हमारे पास बनते रहेंगे उस कंटेनर के अंदर। कॉन्टेक्स्ट में मुझे कुछ डेटा भी पास करना है, जैसे कि एक तो इम्प्लिसिटली मैं क्या पास कर दूंगा, जो भी हमारा नंबर होगा, जो वैल्यू होगी। यहाँ पे आ जाते हैं फॉर ईच में, दूसरे नंबर पे इंडेक्स भी होगा। इम्प्लिसिटली मैं वो वैल्यू भेज दूंगा, क्योंकि हमें करना क्या है कि जो इम्प्लिसिट वैल्यू जो की है वो यूज़ कर सके हम लोग अपने टेम्पलेट्स में, इसलिए मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ वो वैल्यू के तौर पे। जैसे हम NG4 में करते ही हैं कि लेट आइटम ऑफ नेम्स या लेट
आइटम ऑफ XYZ समथिंग कुछ ऐसा, तो वो जो आइटम है या जो वो भी चीज़ है वो क्या है, इम्प्लिसिट की है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे इंडेक्स भी भेज दूंगा बाहर की तरफ, ताकि अगर यूज़ करना हो तो कोई इंडेक्स भी यूज़ कर सकता है उसका। और ये पूरी जो डेटा टाइप है इसको डिफाइन करने के लिए मैं टेम्पलेट रेफरेंस में यहाँ पर इससे पहले एक क्लास बना लेता हूँ जिसका नाम हम लोग रखेंगे रेंज कॉन्टेक्स्ट। इसमें दो प्रॉपर्टीज़ होंगी, एक तो इम्प्लिसिट वाली होगी और दूसरी हमारी क्या है, इंडेक्स वाली प्रॉपर्टी जो होगी, ये नंबर होगा। इम्प्लिसिट जो है वो भी क्या है हमारे पास, नंबर ही है, क्योंकि रेंज के केस में तो नंबर से हम पास कर रहे हैं तो इम्प्लिसिट भी नंबर ही होगा। कंस्ट्रक्टर में आते हैं, यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि ये जो कॉन्टेक्स्ट है टेम्पलेट रेफरेंस का वो क्या है, रेंज कॉन्टेक्स्ट है हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट भी डिफाइंड हो गया। अब इस पूरी चीज़ का इस्तेमाल कैसे हम लोग करेंगे, इसको मैं साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ। अभी हमें इसको मेंशन भी करना पड़ेगा ऐप मॉड्यूल के अंदर, कि ऐप मॉड्यूल में डिक्लेयर कर देते हैं हम लोग। डिक्लेरेशन में एक डायरेक्टिव है जिसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं और डिक्लेयर कर रहे हैं। अब इसका इस्तेमाल हम लोग कर पाएंगे। इधर आते हैं, डिव लेते हैं और इसमें मैं कहता हूँ कि स्टार रेंज इक्वल टू, देखिए मैं डायरेक्टिव ग्रामर के थ्रू कैसे सिंटेक्स यूज़ करने वाला हूँ कि पहले सेगमेंट में से लेट से हो या फिर एक्सप्रेशन से। मैं लेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि लेट आइटम। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी इम्प्लिसिट की थी, इम्प्लिसिट की जो है, जो एक्चुअल वैल्यू है वो इसके अंदर हम स्टोर कर देंगे। फिर मैं यहाँ पे कहूँगा अगली चीज़ जो सेकंड सेगमेंट है कि आप क्या कर सकते हो, कॉमा या सेमीकोलन ले सकते हो। मैं कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, स्पेस दे रहा हूँ। चाहो तो आप क्या कर सकते हो, कॉमा या सेमीकोलन का इस्तेमाल कर सकते हो, बट मैं कुछ यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तीसरा सेगमेंट क्या कहता है कि लेट का यूज़ करो, एज का यूज़ करो या फिर की एक्सप्रेशन का, तीनों में से कुछ भी। मैं यहाँ पे की एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसकी मदद से मैं क्या करूँगा, इसकी इनपुट प्रॉपर्टी जो है इन वाली वो सेट करूँगा। उसमें क्या डाल दूंगा मैं यहाँ पे कि मुझे नंबर जनरेट करने हैं 1 से लेके 9 के बीच में। तो ये 1 to 10 दिया तो 10 इंक्लूसिव नहीं है हमारे पास। ये जो चीज़ है जैसे ये सेट होगी इसके पास, सेट होने का मतलब क्या है कि रेंज इन इसके पास आ जाएगी, ये टपल और ये रेंडर हो जाएगी, टेम्पलेट हमारी रेंज जनरेट हो जाएगी। अगर मुझे अब इसमें से क्या चाहिए, इंडेक्स चाहिए, वैल्यू तो हमें मिल ही जाएगी। इंडेक्स अगर चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो थर्ड सेगमेंट है इसी को रिपीट कर सकता हूँ। सेमीकोलन या कॉमा आप दे सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेमीकोलन यूज़ कर रहा हूँ। अब रिपीट जब मैं सेगमेंट ये थर्ड वाला दोबारा करूँगा, क्या कहूँगा कि लेट की मदद से इस बार मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लेट आई इक्वल टू इंडेक्स। जो इंडेक्स वाली हमारी प्रॉपर्टी थी वो एक्सपोज की हुई थी, मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ एज ए लोकल वेरिएबल आई की तरह से। फिर दोबारा बताता हूँ कि फर्स्ट सेगमेंट में से मैंने लेट का इस्तेमाल किया, लेट आइटम यानी कि एक इम्प्लिसिट प्रॉपर्टी जो है उसको एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। सेकंड सेगमेंट में से कुछ इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। चाहूँ तो कॉमा या फिर सेमीकोलन यूज़ कर सकता था। थर्ड सेगमेंट में से मैंने क्या कहा कि की एक्सप्रेशन का यूज़ कर रहा हूँ। इनपुट जो बाइंडिंग है इन वाली, उसके पास मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ भेज दी। इसको इस तरीके से भी कर सकता था मैं, क्योंकि की एक्सप्रेशन ऐसे भी आप पास कर सकते हो कॉलन दे के, बट यहाँ पे मैं कॉलन का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। देन इसके बाद यहाँ पे दोबारा से थर्ड सेक्शन को रिपीट कर रहा हूँ, बट रिपीट करने से पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, सेमीकोलन लगा दी। ऑप्शनल है, देना चाहो तो दे सकते हो। जब रिपीट कर रहा हूँ तो किससे रिपीट कर रहा हूँ, लेट वाला जो कीवर्ड है उससे रिपीट कर रहा हूँ कि लेट आई इक्वल टू इंडेक्स। करने को मैं ये भी कर सकता था, इंडेक्स एज आई, क्योंकि लेट से शुरू कर सकते हो, एज से। मैं एज वाला भी कर सकता था कि ये रही मेरी एक्सपोर्ट की और ये रही लोकल की, दोनों की मर्जी आपकी, कैसा भी यूज़ कर लो। अभी हम लोग ये वाला यूज़ कर लेते हैं, लेट आई इक्वल टू इंडेक्स। फिर बता रहा हूँ कि कॉलन यहाँ पे आप दे सकते थे, सेमी कॉलन यहाँ दे सकते थे, कोमा दे सकते हो। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है आपके पास, देना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ही। बट ये रीडेबल है, देखिए ये वाला जो फॉर्म है ये ज़्यादा रीडेबल है। हमेशा स्ट्रक्चर डायरेक्टिव बनाएंगे ऐसे डायरेक्टिव ग्रामर की मदद से कि वो रीडेबल हो। इधर आ जाते हैं, इधर हम लोग आइटम और इंडेक्स को प्रिंट कर लेते हैं। ब्राउजर में चलते हैं और आउटपुट देखते हैं। हमारे पास आउटपुट में यहाँ पे नंबर्स जनरेट हो जा रहे हैं। अब एक काम करते हैं, यूज़र से इनपुट लेते हैं और फिर ये नंबर्स जनरेट करते हैं। अभी तो मैंने स्टैटिकली वो नंबर दिए थे, यूज़र से अगर इनपुट आता होगा, जो ये हमारे 1 और 10 थे। चाहो तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ कर सकते हो जो कंपोनेंट में आपके डिफाइन हो, ऐप कंपोनेंट में डेटा बाइंडिंग कर सकते हो। मैं यूज़र से ले लेता हूँ, 2 इनपुट ले लिए, स्टार्ट और एंड वाला। इनको नाम भी दे दिया टेम्पलेट रेफरेंस से, स्टार्ट इनपुट और एंड इनपुट। जब भी मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इनपुट इवेंट होगा, तब मुझे स्टार्ट की वैल्यू और एंड की वैल्यू सेट करनी है। तो इसके लिए ये कर सकता हूँ मैं कि इनपुट जब इवेंट आएगा मेरा, फंक्शन को कॉल करना, और किसके लिए होगा, स्टार्ट वाले के लिए होगा। अभी बनाऊंगा ये फंक्शन और उसमें क्या पास कर देना, स्टार्ट इनपुट की जो वैल्यू है। सेम चीज़ नीचे वाले के लिए भी कर लेते हैं। यहाँ पर मैं कहूँगा ये क्या है, एंड के लिए है, और इसको कर देंगे एंड इनपुट वैल्यू। ये फंक्शन भी बना लेते हैं ऑन इनपुट वाला, और रेंज डायरेक्टिव को भी क्लोज करते हैं। ऐप कंपोनेंट टीएस में आते हैं। ऐप कंपोनेंट में मैं आया, यहाँ पे मैंने एक स्टार्ट नाम का प्रॉपर्टी ली और एंड वाली, इनकी डिफॉल्ट वैल्यूज कुछ रख दी हैं। ऑन इनपुट वाला फंक्शन बनाया कि मोड या तो स्टार्ट होगा या एंड होगा, जो भी वैल्यू आ रही होगी। इफ मोड अगर स्टार्ट है
तो ये स्टार्ट वाले में डाल दूंगा, एंड वाला है तो एंड वाले में डाल दूंगा। छोटा सा बस एक लॉजिक लिखा है। ऐप कंपोनेंट HTML में आते हैं, ये सारी वैल्यूज सेट है और इधर अब हम लोग कर देंगे स्टार्ट, इसको कर देंगे एंड। ब्राउजर में चलते हैं, स्टार्ट वैल्यू दे देते हैं 3 से, तो देख रहे हो आपकी जो चीज़ें चेंज हो रही हैं तो सेटिंग हो पा रही है। एंड करता हूँ 8, तो उसके बीच में रेंज जनरेट हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे रेंज डायरेक्टिव के अंदर क्लियर किया हुआ है हर बार। तो जब जब भी व्यूज़ में चेंज आ रहे हैं, जब भी इनपुट वैल्यूज कुछ सेट हो रही है हमारे पास, इसकी चेंजिंग आ रही है जब भी, तब ये क्लियर कर दे रहा है पिछले वालों को, नए वालों को जनरेट कर रहा है। जो भी कॉन्टेक्स्ट है वो हम लोग यहाँ पे एक्सपोज कर दे रहे हैं। काफ़ी ये छोटा सा एक डायरेक्टिव था। एक बार इसकी ng टेम्पलेट कन्वर्जन भी देख लेते हैं कि कैसे एंगुलर ने इसको कन्वर्ट किया होगा। देखिए जो भी स्ट्रक्चर डायरेक्टिव है ना, उनकी आप कन्वर्जन जरूर करके देखिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो, क्योंकि कन्वर्जन जितनी बार आप करके देखेंगे ना ng टेम्पलेट में, उतना ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा। अल्टीमेटली ng टेम्पलेट ही बनना है। तो रेंज वाला डायरेक्टिव इसके ऊपर इसने ऐसे लगाया हुआ एज एट्रीब्यूट के तौर पे। फिर उसके बाद लेट आइटम, इस वाले सेगमेंट का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। फिर उसके बाद उसने प्रॉपर्टी सेट करी होगी। प्रॉपर्टी कैसे सेट करी होगी, रेंज इन। तभी मैंने इसका नाम क्या रखा था यहाँ पे, अगर आपको ध्यान हो, कि जो सिलेक्टर का नाम है और उसके बाद जो भी आपकी प्रॉपर्टी का नाम है पास्कल केस में। पास्कल केस में इन वाली जो चीज़ थी वो सेट हो जाएगी, इक्वल टू स्टार्ट और एंड। देन इसके बाद यहाँ पे लेट आई इक्वल टू इंडेक्स, और ये डिव के ऊपर क्योंकि लगा हुआ था तो होस्ट एलिमेंट ng टेम्पलेट के अंदर पर आ जाएगा आइटम, और यहाँ पर आ गया होगा आई हमारे पास। ये आई का एरर क्यों आ रहा है, ओके यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, और इधर लेट आई ऐसे आएगा। तो ये कन्वर्जन है इसकी। अगर इसको मैं खुद से चला के दिखाता हूँ आपको, तो ये तब भी वैसे ही काम कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले लिमिटेशन क्या है स्ट्रक्चर डायरेक्टिव की। उम्मीद करता हूँ कि आपको स्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स की सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट में आप अपने विचार भी मुझे लिखते जाएं। डिस्कॉर्ड पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी आपकी समस्या हो तो वहाँ पे हम समाधान कर सकते हैं। कम्युनिटी है हमारी। ट्विटर पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।